हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो के दौरान हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फार्म पावर एंड मशीनरी के एक टॉपिक थ्रेशिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के दौरान आप जानेंगे कि थ्रेशिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स काम में लिए जाते हैं, इसके अंदर जो मशीन काम में ली जाती है थ्रेशिंग के अंदर, जिसे हम थ्रेशर कहते हैं, उस थ्रेशर मशीन के क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, मतलब वो किस तरह से काम करती है मशीन। और साथ ही हम जानेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेशर क्या होते हैं, मतलब थ्रेशर के अलग अलग क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं ये थ्रेशर्स। तो अब हम जानेंगे कि थ्रेशिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब थ्रेशिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं गहाई, ये गहाई की प्रक्रिया क्या होती है। The operation of detaching the grains from the earhead, cob and pod is known as the threshing। मतलब कि जो ग्रेन्स होते हैं पौधे के अलग अलग पार्ट्स पे जो लगे होते हैं, जैसे कि ईयर हेड, कॉब या पॉड, मतलब अलग अलग फसलों में अलग अलग जगह पे, जैसे कि ईयर हेड, कॉब या पॉड पे जो हमारा दाना या कि हम अनाज कह सकते हैं, ग्रेन वो लगा होता है, तो उसे अलग करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, डिटैचिंग की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग या गहाई कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब हमारे इंडियन स्टैंडर्ड की जो ब्यूरो है उसके हिसाब से द ग्रीन लॉस शुड नॉट बी मोर देन 5%। मतलब ये थ्रेशिंग की जो प्रक्रिया है उसके अंदर ग्रीन का जो लॉस होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड ब्रोकन ग्रीन शुड नॉट बी मोर देन 2%। मतलब जो ग्रेन्स या दाने टूट टूट के अलग हो रहे हैं, जो टूटे हुए मिल रहे हैं, जो हमारे काम के नहीं है, वो ब्रोकन ग्रेन्स का जो लॉस है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो की। अब हम देखेंगे कि जो थ्रेशिंग का प्रोसेस है उसे अचीव करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हम तीन तरह के मेथड्स या कह सकते हैं तीन तरह के एक्शंस को काम में लेते हैं, तब जाके हमारी वो गहाई की जो प्रक्रिया है या थ्रेशिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहला एक्शन है इसके अंदर रबिंग एक्शन, कि मतलब जो क्रॉप है उसको एक दूसरी सरफेस के ऊपर रब कराया जाएगा। मतलब अगर वो एक दूसरे के ऊपर रबिंग होगी उनके बीच में, तो वो दाना अलग हो सकता है, ग्रेन अलग हो सकता है। तो रबिंग एक्शन। देन सेकंड वन इज इम्पैक्ट एक्शन। इम्पैक्ट एक्शन का मतलब होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के ऊपर हिट होना। तो अगर मान लीजिए एक फसल है जिसको दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस के ऊपर हिट किया जा रहा है, तो उससे इस तरह से हिट करने से क्या होगा, इस तरह से मारने से जो ग्रेन होगा वो अलग हो जाएगा। तो हम देखते हैं इम्पैक्ट एक्शन। और तीसरा होता है स्ट्रिपिंग एक्शन। स्ट्रिपिंग का मतलब तो भाई सीधी सी बात है कि अलग हो जाना, मतलब ग्रेन जो है उसका फसल से उतर जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिपिंग एक्शन। तो ये तीनों एक्शन जब एक साथ इस प्रोसेस के अंदर काम में लिए जाएंगे तो हमारा जो घाई का प्रोसेस जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। अब हम जानेंगे कि जो थ्रेशर मशीन है जिससे कि हम थ्रेशिंग की प्रोसेस कर रहे हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब उसका फंक्शन कराने के लिए जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है फीडिंग यूनिट। मतलब ऐसी यूनिट या ऐसी जगह जहां हम थ्रेशर के अंदर अपनी फसल को डालेंगे, मतलब फीड करेंगे, तो उस पार्ट को हम बोलेंगे फीडिंग यूनिट। इसके लिए अवेलेबल होती है फीडिंग शूट। फीडिंग शूट ऐसा सरफेस है, ऐसी ढलान वाला सरफेस है जहां अगर हम अपनी क्रॉप को रखेंगे तो वो अपने आप अंदर क्या चली जाएगी, मशीन के अंदर फीड हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फीडिंग शूट। सेकंड है थ्रेशिंग यूनिट। मतलब ऐसी यूनिट जहां पे थ्रेशिंग होगी वास्तव में, मतलब कि ग्रेन जो होगा वो अलग होगा फसल से, तो उसको हम बोलेंगे थ्रेशिंग यूनिट। तो इसके लिए यहाँ सिलेंडर और कॉनकेव होते हैं। सिलेंडर आप इस तरह से मान लीजिए ऐसे बेलनाकार स्ट्रक्चर है, और कॉनकेव मतलब इस तरह से अवतलाकार एक नीचे का सरफेस होगा। ये जो बेलन होगा ये इसके अंदर मूवमेंट करेगा, और इसके बीच में अगर हमारे पास क्या आ गई, फसल आ गई, तो वो उससे अलग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक थ्रेशिंग यूनिट जहाँ पे थ्रेशिंग की प्रोसेस हो रही है। थर्ड यूनिट है क्लीनिंग यूनिट। अब जब ये ग्रेन अलग हो रहा है फसल से तो काफ़ी सारा भूसा निकलेगा, कचरा निकलेगा। उस कचरे को अलग करने के लिए ब्लोवर या फैन लगा होता है, ये पंखा जो है उस कचरे को साइड में उड़ाता जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्लीनिंग यूनिट। एंड द फोर्थ वन इज पावर ट्रांसमिशन यूनिट। अब भाई इसको मशीनरी को पावर जो यूनिट देगी, उसको घुमाएगी, पूरे थ्रेशर मशीन को चलाएगी, उस यूनिट को हम बोलेंगे पावर ट्रांसमिशन यूनिट। एंड द लास्ट वन इज फ्रेम, मेन फ्रेम। ये पूरी मशीन इतनी भारी सी जो मशीन है वो कहाँ टिकी हुई है, जिस फ्रेम पे टिकी हुई है उसको हमने बोला है मेन फ्रेम एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट। अब इतनी भारी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम उसे कैसे लेके जाएंगे, तो हम देखते हैं उसे ट्रांसपोर्ट यूनिट की सहायता से। मतलब नीचे जो चक्के लगे हुए हैं या कह सकते हैं व्हील्स लगे हुए हैं, उनकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे कि जो थ्रेशर मशीन होती है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, किस तरह से काम करती है ये थ्रेशर मशीन। वैसे तो आपने ये फंक्शन यूनिट्स को अगर आपने ढंग से समझा है तो आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा कि किस तरह से काम करती है ये थ्रेशिंग मशीन, क्योंकि इट कंसिस्ट मेनली रोटेटिंग सिलेंडर एंड द कॉनकेव।
कि हम देखते हैं कि मेन जो है हमारी थ्रेशिंग मशीन, उसके अंदर क्या है, कॉनकेव और जो सिलेंडर है, वही दो मेन चीज़ें हैं। ये जो मेन वर्किंग है इनके बीच में ही होती है। ये जो सिलेंडर किस तरह का है, अलग अलग तरह के सिलेंडर्स हम जो है उसके अंदर लगा सकते हैं, और कॉनकेव जो है उनके बीच में जो फसल होगी अगर जाएगी तो वहाँ से उसकी थ्रेशिंग हो जाएगी। तो मेन कंसिस्ट तो क्या करते हैं, हम देखते हैं थ्रेशिंग के अंदर सिलेंडर और कॉनकेव ही मेन अपना रोल अदा करते हैं। बाकी हम देखते हैं द ग्रेन डिटैच फ्रॉम दी स्टेम विदाउट कटिंग द स्ट्रॉ, मतलब जो स्ट्रॉ है उससे जो ग्रेन होगा वो बिना स्ट्रॉ के कटे ही अपने देखते हैं कि ग्रेन अलग हो जाएगा। और straw thrown into the separating mechanism and grain fall through the concave onto a grain carrier, कि मतलब जो कॉनकेव है उससे जब ग्रेन टूट टूट के अलग हो गए तो वो कहाँ जाएंगे, तो हम देखते हैं वो जाएंगे ग्रेन कैरियर के पास। ग्रेन कैरियर मतलब जहाँ ग्रेन जो है वो कैरी करे जाएंगे आगे की तरफ, कन्वे किए जाएंगे, एंड इट इज कन्वेड टू द क्लीनिंग मैकेनिज्म। और उसके बाद वो आगे हमने पढ़ा ना ब्लोअर, या कह सकते हैं फैन, जो कि ब्लो करके उसकी क्लीनिंग करेगा, उसके अंदर से जो भूसा है उसे उड़ा देगा। तो उस तरह से हम देखते हैं कि ये क्लीनिंग मैकेनिज्म की तरफ जाएगा। तो इस तरह से जो साफ हुआ हुआ हमारे ग्रेन हैं जो अलग किए जा चुके हैं उनको हम कर लेते हैं अलग, और देन उसको अपने अलग किसी स्टोर हाउस के अंदर, यहाँ जहाँ पे सेफली उन्हें स्टोर किया जा सकता है, वहाँ उनकी स्टोरिंग की जाती है। तो अब हम जानते हैं थ्रेशिंग के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं। तो जनरली हम जैसे कि जानते हैं कि थ्रेशिंग की या गहाई की जो प्रक्रिया थी, जो इंसान पहले किस तरह से किया करते थे, तो हम देखते थे कि पहले तो होता था लेबर ऑपरेटेड। अब ये जो जनरल चीज़ें हैं वो मैंने ध्यान नहीं लिखी हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जैसे कि पहले होता था कि जो फसलों की जो बंडल्स हुआ करते थे उसको दूसरी जगह के ऊपर पीट पीट के 2 से 3 जने जो होते थे वो आपस में ये काम को करते हुए इस थ्रेशिंग की प्रक्रिया को पूरा करते थे। और साथ में हम देखते थे कि पुराने ज़माने में, या कह सकते हैं बहुत पहले, कि जो फसल होती थी उसे ज़मीन पे बिछाकर उसके ऊपर एनिमल्स को चलाया जाता था। अब एनिमल्स के ऊपर चलने से उनके वजन की वजह से क्या होती थी, थ्रेशिंग हो जाती थी। लेकिन हम देखते थे कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। इतना ज़्यादा वक्त लगता था किसी एक हेक्टेयर की जो फसल है उसकी थ्रेशिंग करने में। तो अब उनसे भी अच्छे तरीके जो अपनाए जाने लगे, उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला तरीका हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पावर, कि जो पावर है थ्रेशिंग मशीन को वो कैसे दी गई है और हमारी जो थ्रेशिंग प्रोसेस कैसे हो रही है। तो उसका पहला टाइप है पैडल ऑपरेटेड, मतलब इंसान अपने पाँव से जो मशीन है उसे चलाएगा, एंड चलाने के बाद जो मशीन चल रही होगी तो उसके ऊपर फसल को रख दिया जाएगा, और उस वजह से हमारी जो ग्रेन होंगे वो अलग होते जाएंगे। दूसरा हम पावर ऑपरेटेड कह सकते हैं। पावर ऑपरेटेड मतलब कि कोई बाहर का सोर्स है, मान लीजिए कोई ट्रैक्टर है या जनरेटर है, ऐसा सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकता है हमारे थ्रेशर को चलाने के लिए, तो उस तरह का जो होंगे वो होंगे पावर ऑपरेटेड थ्रेशर्स। हम और बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग, मतलब कि फसल को मशीन के अंदर डाला किस तरीके से है, तो उसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं थ्रेशर होते हैं होल्ड ऑन टाइप। होल्ड ऑन टाइप का मतलब क्या हुआ कि फसल को उसके ऊपर होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर पकड़ के रखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि हम समझ सकते हैं पैडल ऑपरेटेड, मतलब पाँव से जो चलने वाला हमारा ऑपरेटर था उसके ऊपर हमको फसल को रखना पड़ता है ना, पकड़ के रखना पड़ता है, तो वो होल्ड ऑन टाइप थ्रेशर है। उसकी बात करें हम फीड इन टाइप। फीड इन टाइप का मतलब क्या होगा कि मतलब उसके अंदर डाल दिया जाएगा, किसको, फसल को डाल दिया जाएगा थ्रेशर मशीन के अंदर, और वो अपने आप क्या होंगे, उसमें से ग्रेन अलग होंगे, और देन हमारा जो भूसा है वो अलग जगह निकल जाएगा, तो वो हो जाएंगे फीड इन टाइप। अब ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन था, अब इसके हम और डिटेल्स में बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ थ्रेशर्स की। तो अब हम कुछ और बेसिस देखते हैं किसके, थ्रेशर टाइप्स के। तो देखिए हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप बीइंग थ्रेश्ड, मतलब किस तरह की या कितने तरह की क्रॉप हम डाल रहे हैं थ्रेशर के अंदर, तो उस हिसाब से देखते हैं हम। सिंगल क्रॉप थ्रेशर्स भी होते हैं, मतलब ऐसे थ्रेशर्स जिसके अंदर किसी एक ही तरह की क्रॉप को डाला जा सकता है थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए। और हम देख सकते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स, मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप की क्रॉप्स जो है वो अंदर डाली जा सकती हैं। अभी जो मल्टी क्रॉप्स होंगे, मल्टी क्रॉप पर्पस के जो हमारे थ्रेशर होंगे, उसके अंदर अलग अलग तरह के ऑफकोर्स क्या होंगे, एडजस्टमेंट्स प्रोवाइडेड होंगे। जैसे कि हम जो अंदर सिलेंडर घूम रहा है उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकें, हम उसके अंदर सिलेंडर और जो कॉनकेव है उनके बीच का जो गैप है, या हम जिसको कह सकते हैं क्लियरेंस है, उसको कंट्रोल कर सकें, और अलग अलग तरह, ताकि अलग अलग तरह की क्रॉप उसमें काम में ली जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं क्रॉप बीइंग थ्रेश्ड, किस तरह की क्रॉप डाली जाने वाली है, तो उसके बेसिस पे दो ये थ्रेशर हो सकते हैं। और हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट क्या है, जैसे कि अगर हम कहें कि ड्रमी टाइप, मतलब ऐसा ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होगा उस थ्रेशर के अंदर जिसके अंदर थ्रेशिंग की प्रोसेस होगी। और हम देखें रेडियल फ्लो, जिसके अंदर क्या कह सकते हैं हम, रेडियली फ्लो किया जाएगा ऑफकोर्स हमारी फसलों का। और जो हम एक्सियल फ्लो है, एक्सियल फ्लो मतलब एक तरफ से डाला और मतलब एक एक्सिस के ऊपर
हमारी जो फसल है वो या क्रॉप है जो आगे जाएगी और देन दूसरी तरफ से निकलेगी। तो इस तरह से कुछ हम और टाइप्स देख सकते हैं थ्रेशर के। तो अब हम देखते हैं थ्रेशर की और अदर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिलेंडर, कि भैया उसके अंदर जो सिलेंडर लगा है थ्रेशिंग मशीन के अंदर उसके अलग अलग टाइप के बेसिस पे हमारे थ्रेशर कितने तरह के हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है स्पाइक टूथ टाइप। स्पाइक स्पाइक का मतलब होता है कांटे। तो मतलब ऐसा समझ सकते हैं हम कि जो अंदर सिलेंडर लगा होगा होलो सिलेंडर उसके ऊपर कांटे लोहे के एक तरह से स्पाइक या पैग्स है ना वो लगे हुए होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा जो अंदर फसल जाएगी उसकी कटाई हो जाएगी, या कह सकते हैं हम उसमें से ग्रेन जो है वो अलग हो जाएंगे, दाने जो है वो अलग हो जाएंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कांटे हैं लोहे के वो किस तरह से लगाए जाते हैं उसके ऊपर। तो हम देखते हैं ये वेल्डिंग की हेल्प से या कह सकते हैं कि जो बोल्टू हैं उनसे कसते हुए इनको लगाया जाता है। तो ये होते हैं स्पाइक टाइप। नेक्स्ट है रेस्प बार टाइप। रेस्प बार का क्या मतलब है? रेस्प बार का मतलब ये हुआ कि ऐसी बार होगी या कह सकते हैं ऐसा पट्टे एक स्ट्रक्चर होगी जो लोहे की बनी हुई जो कि सिलेंडर के ऊपर लगाई जाएगी अपोजिट साइड में, मतलब एक इस तरह से तो एक इस तरह से, मतलब इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया जाएगा कि जैसे ही उसके ऊपर फसल जाए तो उनके मूवमेंट होने की वजह से उसके अंदर ग्रेन्स जो है वो अलग हो जाए। तो मतलब देयर आर स्लॉटेड प्लेट्स। स्लॉटेड प्लेट्स, प्लेट्स का मतलब जैसे बताया मैंने आपको एक तरह से पट्टियां होंगी विच आर फिटेड ओवर दी सिलेंडर रिंग्स, मतलब सिलेंडर के अंदर जो रिंग्स लगी होंगी उसके ऊपर उसको फिट किया जाएगा, जिसकी वजह से जब सिलेंडर घूमेगा तो उसके ऊपर थ्रेशिंग हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं थ्रेशिंग का एक अदर टाइप जो कि है चाफ कटर सिंडिकेटर टाइप, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? चाफ कटर। चाफ कटर मतलब क्या होता है कि भाई जो ग्रेन होते हैं उसके ऊपर एक चाफ या कह सकते हैं भूसा जो होता है वो लगा होता है, तो उसकी कटिंग करने वाला एक सिस्टम लगा होगा इसके अंदर। तो हम कहेंगे कि एन एडेप्शन ऑफ चाफ कटर फॉर थ्रेशिंग इज अडॉप्टेड, है ना। मतलब क्या हुआ कि जो चाफ कटर है उसको भी काम में लिया जाता है थ्रेशिंग की प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब आफ्टर पासिंग थ्रू अ सेट ऑफ रोलर्स क्रॉप इज कट इनटू पीसेस। मतलब इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ नाइफ्स, मतलब कह सकते हैं हम चाकू लगे हुए होंगे कि मतलब जो क्रॉप है वो वेरियस टाइप ऑफ रोलर्स के अंदर से जब गुजरेगी तो उसकी क्या हो जाएगी? कटिंग हो जाएगी, है ना, वो छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाएगी। और हम देखें तो थ्रेशिंग इज डन मेनली ड्यू टू कटिंग हेल्प्ड बाय रबिंग एंड इम्पैक्ट। जैसा कि हमने मेथड्स के अंदर पढ़ा था कि वेरियस टाइप ऑफ रबिंग और इम्पैक्ट मेथड्स काम में लिए जाते हैं, तो वही हम यहाँ कह सकते हैं कि जो क्रॉप है उसकी जो दाने हैं उनके बीच में रबिंग हो तो और साथ में इम्पैक्ट मतलब उनके किसी सरफेस के ऊपर हिट होने की वजह से थ्रेशिंग हो सकती है। और हम देखते हैं इट्स गुड फॉर द मॉइस्चर्ड क्रॉप। मतलब क्या हुआ कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको मोस्टली थ्रेशिंग तब की जाती है जब उनके अंदर 15 से 20% तक का मॉइस्चर अवेलेबल हो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का मॉइस्चर अवेलेबल है तो उस कंडीशन के लिए हम चाफ कटर नाइफ या कह सकते हैं सिंडिकेटर टाइप जो ये थ्रेशर हैं उनको काम में ले सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस टाइप के जो थ्रेशर्स होते हैं इनकी जो नाइफ है उनको लगातार 4 से 5 घंटे के बाद उनको तीखा करना पड़ता है, उनकी धार बनाए रखनी पड़ती है। तो ये था सिंडिकेटर टाइप या कह सकते हैं हम चाफ कटर टाइप थ्रेशर। तो अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की जो कि है हैमर मील टाइप थ्रेशर। इसके अंदर क्या होता है कि बीटर्स आर यूज। बीटर्स क्या होते हैं? बीटर्स वास्तव में बीटर्स आर मेड अप ऑफ फ्लैट आयरन पीसेस, मतलब लोहे के बने हुए ऐसे पीसेस हैं जिनको परपेंडिकुलरली एडजस्ट किया जाता है। परपेंडिकुलरली मतलब क्या हुआ? लंबवत, एक दूसरे के लंबवत इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बीटर मतलब जो पीटेगा, किसको पीटेगा ना, बीट करने का मतलब क्या हुआ? पीटेगा। जब क्रॉप उसके अंदर जाएगी तो उसके ऊपर वो हिट होंगे, उसको ऐसे तरह से बीट करेंगे तो उससे क्या होगा? जो थ्रेशिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकती है। एंड आर फिक्स्ड रेडियली ऑन दी रोटर शाफ्ट। अब ये जो बीटर है कहाँ लगाए गए हैं? ऑफकोर्स रोटर शाफ्ट पे, मतलब ऐसी शाफ्ट जो घूमेगी उस शाफ्ट पे लगाए जाते हैं। द कट क्रॉप इज फेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कि भाई मोशन किसका? हम यहाँ मोशन के अंदर बात कर रहे हैं इन बीटर्स की मोशन की, कि जिस तरह से बीटर का मोशन है उसके परपेंडिकुलरली मतलब लंबवत जो है वो क्रॉप को फीड किया जाता है। तो ये होता है हैमर मिल टाइप थ्रेशर। तो अब हम लास्ट टाइप के थ्रेशर की बात करते हैं जो कि है वायर लूप टाइप। मतलब क्या होगा? जो सिलेंडर होगा उसके ऊपर वायर के लूप्स के रूप में क्या लगे हुए होंगे? हम देख सकते हैं वायर के लूप्स लगे हुए होंगे जो कि क्या थ्रेशिंग के लिए हेल्पफुल होंगे। ये जो होता है मेनली किसके लिए काम में लिया जाता है? तो पैडी की जो क्रॉप्स है, धान की जो फसल है उनके अंदर काम में लिया जाता है। तो इस वीडियो के दौरान हमने जितने भी थ्रेशर्स को पढ़ा है वही थ्रेशर्स वास्तव में अलग अलग तरह से अलग अलग मतलब कह सकते हैं कि फसलों के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें धान की जो फसल है ना, पैडी क्रॉप्स जो है उनके अंदर पैडल टाइप थ्रेशर भी होते हैं, उनके अंदर पावर ऑपरेटेड भी है, मतलब कि एक पूरी मशीनरी है जो कि क्या कर सकती है? थ्रेशिंग कर सकती है।
और हम देखते हैं कि जो ग्राउंडनट के लिए है या कह सकते हैं मूँगफली की जो थ्रेशिंग है, उसकी थ्रेशर्स हो, तो ये अलग-अलग तरह की थ्रेशर्स हैं, वो सारों उनकी जो बेसिक्स हैं, उनके जो मेन आधारभूत बातें हैं, वो सारी हमने आज डिस्कस कर ली है इस वीडियो के अंदर। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ भी आई होंगी और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।